बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर आप नजर डालें तो आपको बहुत कम लोग इस तरह के नजर आएंगे कि जिनकी स्ट्रगल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हो और अपनी जात की नहीं, लोगों के लिए हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कम लोग इस तरह के हैं कि जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर या अपने समाजी कामों के लिए भी सालों जेलें काटी हों। और स्पेशली अब की जो पौंद है, हमारी जो नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस है, उसमें तो बहुत ही कम इस तरह के लोग हैं। लोग इस पॉलिटिकल जनरेशन के बारे में तज्जिया कर अक्सर कहा करते हैं कि ये हाइब्रिड जो जनरेशन आई है पॉलिटिशियंस की, कि शायद 4 दिन भी जेल ना काट सके। लेकिन कुछ लोग इस तरह के आज भी पाकिस्तान में हैं कि जिनकी लोगों के लिए स्ट्रगल अपनी जात से बहुत ज्यादा है। अपनी जात पे क्यों काम नहीं करते और स्ट्रगल क्यों नहीं करते, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन जिन लोगों की स्ट्रगल इस किस्म की हो और फिर उनको पूरा एक निजाम जो है वो दबाने पर लगा दिया जाए और सिर्फ ये आवाज छुपा दी जाए, तो मुझे शुबा ये होता है कि आज भी पाकिस्तान में बादशाहत है। क्योंकि डेमोक्रेसी का तो एक मोटा सा रूल है कि मेरा हुक्मरान वो होगा जिसको मैं चाहूंगा, जिसको मैं वोट करूंगा। तो ये सियासी निजाम, ये तबकाती फिक्र जो है वो तब्दील तब जाकर होगी कि जब इस तरह के लोग ऊपर आए कि जो आप में, मुझ में से आम लोग उठें। अब इसी के साथ साथ अगर आप किसी बड़े जिम्मेदार से, किसी बड़े बिजनेसमैन से बात कर लें, तो जिसपे मुझे बड़ा फख्र है और हमारे कुछ लोग उसको एक तस्हीह का मेज रवैये में एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, मुजारा, फलाना मुजारे दा छोर। लेकिन जब वो मुजारों के छोर उठते हैं, पुराने मुजारे के मुंडे उठते हैं और वो एक नेशनल फिगर नहीं इंटरनेशनल फिगर बन जाते हैं, तो जिम्मेदार होते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार इसका मतलब है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर, पाकिस्तान का सोशल कल्चर बदल रहा है और लोगों को उनकी तालीम पे, लोगों को उनकी मेहनत पे इज्जत मिलना स्टार्ट हो गई है। एक इसी तरह का हीरो है जिसको मैं अपने जर्नलिस्टिक करियर से पहले का हीरो मानता हूं। उनका नाम है मेहर अब्दुल सत्तार। 2001 में इन्होंने एक समाजी कारकुन होते हुए अपने लोगों के लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट की थी। और स्ट्रगल ये थी कि ये खुद इस फैमिली से आते हैं, वो मुजारों की फैमिली है, नॉन जिम्मेदार, नॉन कह लीजिए कि मालिकाना हकूक इनके पास भी नहीं थे। इनके वालिद भी जो काश करते हैं रकबा, वो इसी तरह था, किसी डिपार्टमेंट का रकबा था और ये उसके ऊपर मुजारीन थे। वो स्ट्रगल बढ़ते 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 इतनी बड़ी स्ट्रगल बढ़ गई कि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो आपके रियासती डिपार्टमेंट थे ना, उनको रजिस्ट करना पड़ा, उनको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी कि एक बंदे को रोको, वरना ये हमारा पूरे की पूरी जो रिट है उसको चैलेंज करके बैठा हुआ है। उनका मुतालबा तो बड़ा लिजिट सा था, आज भी वो शायद मुतालबा उनका चल रहा है, आज भी उसके लिए स्ट्रगल जारी है। आज मैंने कोशिश की कि कुछ पहलू इस तरह के जो पहले मेहर अब्दुल सत्तार की जिंदगी के आपके सामने नहीं रखे गए, उनको अपने पास मदऊ करूं और वो तमाम पहलू और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल में बैरियर्स कहां कहां पे आए। क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि मेहर अब्दुल सत्तार जैसी एग्जाम्पल्स हैं नौजवानों के लिए कि एक आम आदमी उठे, मेहनत करे, पढ़े लिखे, सियासत में आए, समाजी कारकुन बने या लोगों की खिदमत के लिए आगे आए, तो अल्लाह पाक उसको इज्जत दे सकता है और जरूर देता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही कि हमें डिसहार्ट बहुत जल्दी कर दिया जाता है। इस मुल्क के अंदर हमारी सोशल नॉर्म्स इस तरह की हैं कि हमें दबाव बहुत जल्दी दिया जाता है और लोग डिसहार्ट होकर हार जाते हैं। मेयर साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और कुछ इस तरह के उनकी जिंदगी के पहलू जो पहले आप लोगों के सामने नहीं आए, आज उनको मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब मेयर साहब ने फुल फ्लज फ्लाइट पकड़ ली है एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिकल वर्कर की। मेयर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेयर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शो की रिकॉर्डिंग से पहले कि मैं आपका फैन, मैं आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है सारी वो ऑब्जर्व करते आते, देखते हुए, एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हुए मुझे आपकी वो स्ट्रगल पे बड़ा रश आया करता था कि यार एक बंदा है जो फाइट बैक कर रहा है एक अपने सिस्टम के खिलाफ, कि यार ये सिस्टम को तोड़ा भी जा सकता है, लोगों के हकूक के लिए जंग की भी जा सकती है। सो आपकी माजी की जो तमाम स्ट्रगल है, सबसे पहले तो उसको सैल्यूट मेरी तरफ से। थैंक यू जी। अच्छा, अब आगाज यहां से करते हैं कि जो मैंने आपके बारे में पढ़ा या जितना हमें पहले से पता है, आप खुद भी मुजारों की फैमिली से, आपके वालिद भी मुजारे जी। मैं सन ऑफ टेनेट हूँ। आसान जुबान में आइए ना कि मैं एक मुजारे का बेटा हूँ। मुजारे का बेटा। अच्छा, इसको हमारे पॉलिटिकल सेटअप के अंदर इस एक लफ्ज को डिमीनिंग की जुबान में इस्तेमाल किया जाता है कि किसी की तस्दीक करनी हो तो फलाना तो मुजारियाना छोड़ है जी, उसकी तू इलेक्शन लड़ना है, उसकी तू कारोबार करना है आके। तो एक मुजारे की फैमिली के अंदर होते हुए ये पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये सारा कुछ, ये शऊर कब आना स्टार्ट हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माजी में ये लफ्ज तस्दीक पे मबनी था जी, लेकिन 2000 से आज 2022 में इस लफ्ज को जो है ना वो जिद्दोजहद के तनाज़र में देखा जाता है कि ये जो है ये लोग अब तस्दीक का शिकार नहीं है, ये अब जिद्दोजहद की अलामत है। तो लोगों की खातर ये खिदमात सर अंजाम देना, ये मैंने इसको अपना नस्बुल ऐन बनाया हुआ है।
कि जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं, जो वसाइल ज़्यादा लोग हैं, 95% है पाकिस्तानी। 95% होंगे, लेकिन मैं तो जिस खित्ते से बिलोंग करता हूँ और जिन मुजारिन की औलाद में से हूँ, जब उनका इस्तेसाल शुरू हुआ तो हमने उस इस्तेसाल के खिलाफ कलमा अच्छा, अब हक इसी कहा। मुजारिन पे वापस आ जाए, आप लोग के पास जो जमीनें हैं ये कब से हैं? ये तमाम आपके जो फार्म्स हैं वहां पे और जितने आपके वहां पे टेनेंट्स हैं सारे कब से हैं आप लोग के पास? ये रकबा जात जो है ये 1913 से जब पाकिस्तान यहाँ बनने से पे अंग्रेज का दौर था तो रॉयल आर्मी के दौर में ये फार्म एस्टेब्लिश हुए। ठीक है। तो तब ये रकबा जात पंजाब कॉलोनाइजेशन लैंड एक्ट 1912 के तहत जो है ये मुख्तलिफ महकमा जात को जो है वो लीज आउट किए गए। ठीक है। उसमें फार्म जो थे लाइव स्टॉक फार्म्स भी हैं, उसमें रिसर्च फार्म भी हैं, सीड कॉरपोरेशन फार्म्स भी हैं और आलमी वेलफेयर ट्रस्ट फार्म्स भी हैं और इसी तरह ये हमारा फार्म जो मिल्टी फार्म। तो ये रकबा जात जो है ये कॉलोनाइजेशन लैंड एक्ट 1912 के तहत जो है ये लीज आउट हुए और इसमें लैंड ओनर जो है वो गवर्नमेंट पंजाब है। ठीक है। और जो लैंड लॉर्ड है जिसको लेसी कहते हैं वो स्टेटस था फार्म इंतजामिया का और टेनेंट्स एट विल जो है उसकी तारीफ में जो है हम और हमारे जो बड़े हैं वो। अच्छा, ये रकबा कितना है टोटल? ओकाड़ा की सिर्फ बात करो। ओकाड़ा की सतह पे 3-4 जगह पे ये फार्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसमें मिल्टी फार्म जो है वो सबसे बड़ा फार्म है और यहाँ पर 17,013 एकड़ रकबा है जो टोटल वहाँ पे काश्त हो रहा है। ठीक है। तो उसमें से 5,000 एकड़ रकबा जो है वो मिल्टी फार्म इंतजामिया के पास खुद काश्त है और उस पे 6 डेयरी फार्म जो हैं वो उस रकबे से रन कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी रकबा जो और बकिया रकबा जो है वो पहले ये 19 चकूक थे, फिर कैंट का क़याम अमल में आने की वजह से 2 गांव जो थे वो वहां से जो है वो वाइप आउट कर दिए गए और अब 17 चकूक हैं और 17 का 13 एकड़ जो है मेयर साहब, इसमें कितने खानदान होंगे? इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग। सबसे बड़ा जिम्मेदार या सबसे ज्यादा रकबा कितना है किसी का? वहाँ पे सबसिस्टेंस होल्डिंग है। ये अंग्रेज दौर से जो ना बड़ी रेयर सी मसाले हैं जो किसी के पास एक मुरब्बा ज़मीन होगी, अदरवाइज एक फैमिली के पास 12.5 एकड़, उसको सबसिस्टेंस होल्डिंग कहते हैं। ये 1912 से चला आ रहा है। 1913 से 12.5 एकड़ और वही आगे फैमिलीज में ट्रांसफर, वही आगे जो है ना वो फर्दर डिवीजन में आ रहा है। और अब किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है, आपके पास स्टूडियो बैठे हुए आपकी अपनी ये जो जमीन आपके पास है वो कितनी है? वो हमारी फैमिली के पास 12.5 एकड़ है। आपके भाइयों के पास भी ये सारी फैमिली? मैं और मेरा भाई यानी हम 2 हैं वालिद की तरफ से और इसी तरह मेरे यानी कि 6.25 एकड़ आपके पास रकबा है? नहीं, अगर उसकी डिवीजन में जाएं तो मेरे वालिद साहब 6 भाई। अच्छा, तो 2-2 एकड़ उनमें 2-2 एकड़ चले गए। अब आगे हम 2 भाई हैं तो 1-1 एकड़ 1-1 एकड़ आ गया। बेसिकली मेयर अब्दुल सत्तार जिस टाइम बैठे हुए, जिस पे बीबीसी ने काम किया, जिनके ऊपर यूएन में रेजोल्यूशंस गई, जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने टेकअप किया, उनका 1 एकड़ का जिम्मेदार डेफिनेटली जो मालकी नहीं है, वो रकबा जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से यानी गवर्नमेंट पंजाब की मलकियत में। और आप सिर्फ वहां पे बैठ के 1 एकड़ पे आके मेरे पास लफ्ज उसके लिए मजदूरी का बनता है। जी डेफिनेटली खेत मजदूर भी कह सकते हैं आप। खेत मजदूर, किसान तो हर किस्म का भी, बड़ा जिम्मेदार भी हो तो मैं कहता हूँ मजदूर ही, जिम्मेदार होता ही मजदूर है उसमें आके। एक्चुअली ये अगर आप इसको जमीन की लड़ाई समझ के लड़ें तो फिर अहमक होंगे मेरे जैसे जो ये लड़ाई लड़ चुके हैं। 1-1 एकड़ ये जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तजलील के खिलाफ, जुल्म और ज्यादती के और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ जो था अवामी रद्द अमल था, जिसको हमने जो है ना वो लीड किया और लोगों को उस इस्तेसाल से निकालने के लिए जो है ना फिर एक तवील जिद्दोजहद की और लाजवाब कुर्बानियाँ दी। अभी तो चल रही है, खत्म कहाँ पे होगी वो जिद्दोजहद? चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि शुरू होने की वजूहात बता रहा हूँ कि जब जुल्म ज्यादती इस्तेसाल हद से बढ़ जाता है तो फिर उसकी जो रिटेलिएट में जो है ना फिर वो अवामी एग्रेशन जो है ना वो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अच्छा, मुझे वापस थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि आपके वालिद इस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 एकड़ रकबा उनके पास था,
जी। आप माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे भी हैं, जरा एजुकेशन के बारे में हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि आपकी तालीम जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं एक खेत मजदूर का बेटा हूँ और उन्होंने मुझे जो पढ़ाने का जो अमल किया है, और आज उस खित्ते के लोग जो हैं वो मेरी उस तालीम से जो फ़ायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। और मैं MSc ऑनर्स हूँ प्लांट पैथोलॉजी में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। एक्चुअली हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था और उसको जो हेड वो मेरे चाचा जी फौत हो गए हैं, हाजी असलम साहब जी, वो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये तालीम दिलवाई। तो वो सारा सर्कल 12.5 एकड़ के गिर्द घूमता रहा। जी उसके ये तो हमारे पास थी ना जी। कुछ ऐसे फाइनेंशियल एग्जॉस्ट का शिकार लोग भी होते हैं जो खुद काश्तकारी नहीं कर सकते, फिर वो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम आपस में कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो मतलब कुछ सेटअप बड़ा भी हो सकता कुछ ऐसे वसाइल भी थे। फिर ये ट्रैक्टर्स ट्रॉली की सूरत में जो कैरेज का एक सिलसिला था, वो सारा समअप करें तो रीजनेबल वसाइल थे पढ़ाई के लिए भी और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। मतलब सिर्फ ये जमीन नहीं थी, आपने राइट लेफ्ट बिजनेस भी साथ अपने बनाए हुए थे? बस वो बड़ों ने जो एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, उससे एक अच्छा वक्त गुजर रहा था। अब मैं आपकी एजुकेशन कंप्लीट अभी नहीं हुई थी तो ये तहरीक का आगाज आपने किया? ये ड्यूरिंग MSc 2000 में ये इशू रेज हुआ। 7 जुलाई को इंतजामिया की तरफ से वर्बल अहकामात जो थे वो शुरू हो गए कि क्या ये डेयरी फार्म के साथ जो 5000 एकड़ रकबा था उसमें हमें तोसी दरकार है। ओके। तो हमने तोसी के लिए जो है ना हर गांव से 15 से 20 मुरब्बे जो हैं वो हमने एक्वायर करने, तो वो लोग जो है आइंदा फसल नहीं काश्त करेंगे, वो रकबा हमने तोसी में डेयरियों के साथ शामिल करना है। 20 मुरब्बे, एक मुरब्बे में 2 खानदान आ गए और उन 2 खानदानों के आगे शाकिर तो कितने हजारों खानदान है इसमें? जी, तो बकिया जो लोग हैं वो रेंट इन कैश यानी ठेका पे करें। ठीक है, तो ये एक ऐसा इकदाम था जिस पे लोगों ने मेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो थी कि एक कानून मज़ारत 1887 कानून है रेवेन्यू, वो कानून जो है वो किसी लैंडलॉर्ड को जो खुद लेसी है उसको ये इजाज़त नहीं देता कि वो ये ज़मीन जो है वो आगे सबलेट करें और किसी को शिकमी पटेदार बनाएं। उस कानून में ये टर्म एंड कंडीशंस हैं कि लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट एंड विल की सूरत में ज़मीन पे काश्तकारी करवा सकता है, वो शिकमी पटेदार की सूरत में जो है ना वो मतलब अगर मेरे पास ठेके के ऊपर या मेरे पास वो जमीन है तो मैं आगे नहीं दे सकता, मैं आगे नहीं दे सकता। ये एक बहुत बड़ा केस हमारे लाहौर का भी एक प्लाजा है, मैं सबलेट नहीं कर सकता, मैं किसी को शिकमी पटेदार नहीं बना सकता, बिल्कुल कानून है। तो अब वो कानून की वायलेशन भी हुई कि उस कानून की मौजूदगी में कानून को तब्दील करने के लिए असम्बली फोरम चाहिए और असम्बली फोरम पे कानून साजी दरकार है और कानून साजी के जरिए अमेंडमेंट होगी तो फिर जाके कोई नया निज़ाम लागू किया जा सकता है। तो फिर पॉलिसियाँ जो थी वो बालातर होगी और उनको इम्पोज करने के एकदम आज शुरू हो गए कि बाई हुक एंड क्रुक्स जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लागू करना है। ठीक है, और किसी सूरत में भी अब जो है ना ये बटाई सिस्टम आगे जो है ना वो नहीं चलेगा। तो अब लोग जो थे वो इतने परेशान हाल थे कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो नस्ल दर नस्ल इन ज़मीनों पर काश्तकारी का जो हक रखते हैं वो भी सलब हो रहा है और नस्ल दर नस्ल जो इस पर जो हम काश्तकारी करने के जो हमारे हैं अज़ाइम वो भी खाक में मिल रहे हैं कि इस निज़ाम की सूरत में तो हमारी बेदखली अमल में आ जाएगी। बिल्कुल ये एक इकोनॉमिक टॉर्चर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो वसाइल वाले लोग जो हैं उसको अपना सकते हैं और जो बटाई सिस्टम है ये वसाइल ज़्यादा लोगों का डिपेंडेंट लोगों का निज़ाम है कि वो लैंडलॉर्ड पे डिपेंड करते हैं कि वो उसको काश्तकारी की सहूलियात दें और मालिया आबियाना पे करें और लेबरिंग जो है वो टेनेंट के जिम्मे होती है। बिल्कुल ठीक। और सोइंग अप टू हार्वेस्टिंग जो है वो इसका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं वो टेनेंट ने करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो फिर उसकी ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है ये बटाई सिस्टम है, इसमें हाफ पे जो है ना वो दोनों में डिवीजन हो जाती है। लेकिन उस में भी इलीगल एक्ट्स अप्लाई किए जाते थे
किसी न किसी मद में, मुलाजमीन की फलाह बहबूद की मद में, कंस्ट्रक्शन की मद में, और जो अफसरान हैं उनके जो शाह खर्चियाँ हैं उसकी मद में वो मुजारिन के हिस्से से और भी कटौती हो जाती थी। लेकिन वो हैंड टू माउथ का जो सिलसिला था वो चल रहा था, तो लोगों की सोच इससे आगे बढ़ती नहीं थी। अच्छा, इसमें और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है ना जिनकी ये जमीन है वहाँ पे, डेफिनेटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैंड है। उसमें मेन जो मैं समझता हूँ ये एशिया में सबसे बड़ा फार्म होगा। ओके। और अगर फार्म मुल्क की सतह पे देखें तो ये सबसे बड़ा फार्म है। ओके। और हज़ारों एकड़ रकबा है और हज़ारों की तादाद में लोग हैं, सारा रकबा जरखेज है। और इसी तरह फिर साथ वो मिल्टी फार्म रेनाला जो है, ये पहले रेनाला स्टेट था। ये ये टेलर था एक अंग्रेज़, उसको लीज आउट हुआ। फिर उसकी फौतगी के बाद उसकी वाइफ थी मिसिस टेलर, उसको लीज आउट हुआ। फिर ये 1990 या 91 में उसकी लीज एक्सटेंशन जो थी वो आगे ना हो सकी, और फिर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मुदाखलत से जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया, और फिर उसको सुपुर्दारी पे जो है वो रिमांड डिपार्टमेंट को दे दिया गया। और 1990 से ये सुपुर्दारी पे चल रहा है और गवर्नमेंट पंजाब को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो डिटेल में बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, इसी पे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, और फिर उसके बाद मेयर साहब का सियासी सफर जो स्टार्ट हुआ किसी तहरीक के नतीजे में उनका सियासी सफर का आगाज हो गया था, उस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मेयर साहब, इसी को कि ये इशू हाइप पकड़ रहा है, ये आपके मज़ारीन वाला तहरीक, और उसी में आपकी सियासत का बाकायदा आगाज भी होता है। मेरी सियासत का जो बल्दियाती सियासत का आगाज था वो इस इशू के रेज होने से पहले शुरू हुआ। जब मैं BSc ऑनर्स 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट था 1997 में, तो बल्दियाती इलेक्शन में मैंने मेंबर जिला काउंसिल का जो इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो वो मेरा तारफी इलेक्शन था, और उसमें कारकर्दगी तो अच्छी रही, लेकिन क्योंकि ज़ेरे तालीम था तो कम टाइम में फिर अच्छे नताइज जो थे वो आ गए, एक अच्छा तारुफ हो गया। उसके 3 साल बाद फिर ये इशू जो है ना ये रेज हुआ 2000 में इशू आ गया। 2000 में, और इस इशू के रेज होने की वजह जो है ना वो मुजारिन नहीं है, वो वहाँ की जो है वो फार्म इंतजामिया, जिन्होंने मुजारिन का जो स्टेटस था उसको तब्दील करने की कोशिश की, और ज़बरदस्ती उनको ठेकेदार बनाने का इकदाम उठाया, और ज़बरदस्ती उनसे रकबा जात जो हैं वो अक्वायर करने की कोशिश की। तो उसके रिटेलिएट में फिर हमने, चूँकि हम समाजी थे, खिदमत खलक का जज्बा रखते थे, और पढ़े लिखे होने की वजह से हौ नो भी थी, हमने अपने लोगों को जो है ना वो लीड करना शुरू कर दिया। और इस बुनियाद पे कि तालीम के ज़रिए फ़र्द वाहद का मुस्तकबिल जो है ना वो इतनी अहमियत नहीं रखता जितना इन लोगों का मुस्तकबिल बचाना जो है ना वो अहम है। बिल्कुल ठीक। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हमने फैसला किया कि अब फ़र्द वाहद का जो मुस्तकबिल है उसको खैरबाद कह दें, और जो मफलूकुल हाल और कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करने वाले जो लोग हैं, मुजारिन हैं, इनका मुस्तकबिल बचाने के लिए जो है ना वो जिद्दोजहद की जाए। आगे आगे आपका और फिर हमने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की कि प्रीवियस सिस्टम जो है ना उसको बहाल रखा जाए, और ये जो इस्तेसाली निज़ाम है इसको लागू करने से जो है ना वो गुरेज किया जाए। और फिर ये मीटिंग्स चलती रही रेवेन्यू फोरम पे, लेकिन दूसरी तरफ से जो है ना फार्म इंतज़ामिया की तरफ से कोई 1% भी जो है ना वो इस पे कोई रेस्टोरेशन पे कोई हमें रद्द अमल नहीं मिला। तो आफ्टर दैट जो है उन्होंने क़यादत को जो कैप्चर करके और इस सारी तहरीक को जो है वो नाकाम करने की एक कोशिश की। गवर्नर सफदर साहब उन दिनों गवर्नर थे, और उनकी तरफ से 3 MPO के अहकामात के तहत जो है वो मुजारिन के 32 जो नुमाइंदे थे उनको DPO ऑफिस में DPO शाहद इकबाल साहब ने डिटेन कर लिया। और उस डिटेंशन की बात है ये 2002 की। 2002
और उस डिटेंशन के रद्द अमल में फिर वहाँ पे जो अवामी जो जिद्दोजहद थी, मुजामत थी, वो शुरू हुई। लोगों ने डीपीओ ऑफिस का घेराव कर लिया और रोड प्रोटेस्ट पे चले गए, और 3-4 घंटे की स्ट्रगल के बाद जो वो नुमाइंदे थे मुजारिन के, उनकी रिहाई अमल में आई। और उसके बाद फिर ये प्लानिंग शुरू होगी कि अब मुजारिन का स्टेटस ख़त्म करने वाली बात नज़र नहीं आ रही, अब लॉ एंड ऑर्डर का जो जवाब पैदा करके यहाँ पे जो है ना फोर्सेस को जो है ना वो डिप्लॉय किया जाए। ओके। तो फिर पंजाब कांस्टेबलरी को कॉल किया गया मुजारिन को ठेकेदार बनाने के लिए। फिर फोर्सफुली जो करना था, अब फिर रेंजर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया कि यहाँ पे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और इसको जो है ना वो यहाँ पे कवर करने के लिए जो है ना ये ब्रूटल फोर्सेस की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ पे जो हुआ मुजारिन के साथ, वो एक बड़ी कर्बनाक तारीख है, और उसको बयान करें तो मेरे ख्याल में अभी भी बंदा वो बड़ी सैड एंड सॉरी सिचुएशन, बड़ी सैड स्टोरी। हाँ जी, सैड स्टोरी थी। अगला 2001 के इलेक्शन पे आ जाएं आप। तो इसी दौरान फिर ये इधर से ये अनरेस्ट शुरू हुई, और दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन आ गए। मुशर्रफ दौर में जो नाजमीन का निज़ाम आया था, तो मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं जीत गया। और फिर 2002 में जनरल इलेक्शन आए एमपीए का। मैंने इलेक्शन जो है ना वो कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। उन दिनों वहाँ पे रेंजर्स ने जो था वो इलाके का घेराव किया हुआ था, और मैं इलाके का किया था या नहीं किया था, आपका जरूर किया हुआ था। हाँ, लेकिन ओवरऑल सब या पूरी कम्युनिटी का। टाइम पे तो मैं इसालतन तो नहीं जा सका, फिर मैंने वकालतन जो नॉमिनेशन पेपर्स की जो है ना पैरवी मेरे वकील ने की, और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा के मेरे नॉमिनेशन पेपर खारिज करवा दिए गए कि ये जहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसका जिम्मेदार मेयर अब्दुस्तार है, तो इसके खिलाफ ये मुकदमात हैं, तो इसके नॉमिनेशन पेपर खारिज किए जाते हैं। जबकि कन्विक्शन के बगैर ये जवाब ही नहीं बनता। हाँ, जब तक लेकिन वो हो गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी चली, लेकिन ड्यू टू नॉन बारगेनिंग वो इस मरहले से आउट कर दिया गया। फिर 2004 में फिर वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ। उसमें मैंने अपना साथी, जो मेरा जिद्दोजहद का साथी है, नूर नबी एडवोकेट साहब, उसको अपीयर करवाया, फिर वो जीता। फिर 2005 में नाज़म यूनियन कौंसिल का इलेक्शन आया, मैंने खुद लड़ा, वो जीता। फिर 2008 में जनरल इलेक्शन आया, तो उसके लिए शर्त थी कि आप नाज़म के रिजाइन करें। तो दोनों दफा रिजाइन भी करना पड़ा। 2008 में मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और ये नाज़म के इलेक्शन भी मैंने दोनों आज़ाद लड़े, और मैं रनर अप रहा, और मुझे हरवा दिया गया क्योंकि मैं अपने लोगों की क़यादत करता था। उन्होंने तो वोट डाले, लेकिन शायद निकल तो लोगों ने तो वोट डाले, लेकिन तो आपकी कितने मार्जिन से हारे थे आप? वो 1600 वोट, मेरे 13,542 थे। हाँ। और जो जीतने वाला उम्मीदवार था यावर जमान, उसके 16,900 3,000। तो इसका अगर हाफ करें तो वो 1500-1600 वोट ही बनते हैं। हाँ, 1500-1600। हाँ, अगर वो इधर पड़ जाते तो निकल जी फेयर एनफ। तो अच्छा, उसके बाद अगला 2008 का इलेक्शन। उसके बाद फिर 2013 का इलेक्शन आया। कंपटीटर 2002 में भी यही था, मुस्लिम लीग नून से। फिर 2008 में भी कंपटीटर मेरा यही था, और फिर 2013 में 2002 में जमान साहब थे, मियां जमान साहब या यावर जमान साहब? नहीं, यावर जमान था, क्योंकि वो बीए की शिक्त थी। हाँ, ठीक है। तो फिर इन्होंने अपना बेटा मुतारफ कराने के लिए ठीक है पैनल बनाया, और ये वो इलेक्शन है जब राव साहबान और इनका इन्होंने जो है ना वो लोकल सत्ता की एडजस्टमेंट कर ली, और पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले मध्य मुकाबले लड़ते हैं सारी जिंदगी, और आपके खिलाफ आके तो और मेरे पैनल बन गया। मुझे फारिग करवा दिया गया, और इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और ये दोनों घर जीत गए। ठीक है। तो 2013 में फिर जनरल इलेक्शन आया, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और जो मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो सब ने मिलके ये तय किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। कोई और उम्मीदवार उनकी तरफ से खड़ा होगा तो 5-7 हज़ार वोट जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे। तो हमें अपने इलाके के लोगों के वोटों का एज तो है, जो मेरे ज़ाती फॉलोअर्स हैं, तो साथ ये शामिल हो जाएगा तो कामयाबी यकीनी हो जाएगी।
तो एक ये वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नज़रिए पे खड़ी थी और मोहतरमा रोटी बेनज़ीर कपड़ा मकान का नारा और एक मुजाहरे का सबसे मोहतरमा पहला बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी अपने वालिद के नक्शे वेव थी कदम एक। पर चलते हुए। तो ये वो किरदार हैं जो तारीख में अवाम की बात करने वाले थे। तो मैंने वो पीपल्स पार्टी जो है ना वो ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ा और उस रिजेंटमेंट के दौर में, क्योंकि वो अभी इक़्तिदार के बाद ही वो इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार जो गुजरा, तो रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन मेरे 34,103 वोट थे और मुझे जो है ना इसके बावजूद हरा दिया गया, क्योंकि वो पूरे पंजाब में एक फार्मूला था कि नून लीग जो है वो पंजाब को मिलेगा और सिंध पीपल्स पार्टी को और NWFP PTI को। हम उस पॉलिसी का शिकार हो गए और जो गुज़श्ता 2008 का इलेक्शन था उस वक्त टर्न आउट था 48% और उसमें हमारा इंतखाबी हल्का जो गैम्बर था 52-5L वो मौजूद था। और जब 2013 का इलेक्शन आया तो वो एक्सक्लूड हुआ और टर्नआउट जो हुआ वो 62% था। कमाल हो गया। और जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो रिगिंग हुई, उस रिगिंग के जरिए जो है वो मेयर अब्दुस्तार को हरा दिया गया। 2018 पे आ जाए। फिर 13 के बाद जो है वो 2018 का जो इलेक्शन आया, इससे पहले 2016 का भी एक इलेक्शन गुजरा है, ज़िमनी इलेक्शन 2016। वो वहाँ पे NA का इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और एक तलक फैसले का शिकार हो गए। इत्तफाक राय में जो है वो हमें उन्होंने इग्नोर कर दिया और एक जो सरमाएदार था उसको जो अनाउंस कर दिया। तो लेकिन हमने फिर भी वो इलेक्शन तो था अलामती लड़ा, इस बुनियाद पे कि लोगों में ये परसेप्शन ना जाए कि हम बिकने वाले लोग हैं, और हमने एक सरमाएदार के हक में जो है वो विड्रा कर दिया। और फिर भी मैं पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ के उम्मीदवार से आगे था और मेरी 3rd पोजीशन थी। और वो इलेक्शन जो था उसमें जो मेरे ज़ाती वोट थे, वोट बैंक, वो सामने आया और मुझे 15,000 वोट मिले। अब आ जाए, इसी सारे आपकी स्ट्रगल चल रही है, आपकी मजारीन वाला सारा मामला चल रहा है, उसके और 2018 में 2018 का इससे पहले आप गिरफ्तार हुए थे ना? 2018 से पहले मेरी 16.5 साल की जो जिद्दोजहद थी मुजारीन के हकूक जो है वो बचाने में और उनके हसूल के लिए, तो उसी पदाश में मुझे क़यादत करने की पदाश में झूठे मुकदमात की जद में लाया गया। 36 के करीब मुकदमात बनाए और 36 के करीब मुकदमात बनाए और उस पे फिर इन्होंने होम डिपार्टमेंट और वजारत दाखिला को जो है वो गलत रिपोर्टें भेजना शुरू कर दी और हम पर ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि ये लॉ अबाइडिंग लोग हैं, कानून शिकन लोग हैं, ये दहशतगर्द नासर हैं, ये खित्ते का अमन मान खराब करने वाले लोग हैं, ये अंडर ऑब्जर्वेशन अफराद की कैटेगरी में आते हैं। तो इस किस्म की जो हाइप क्रिएट की गई कि मुझे एक क्रिमिनल एलिमेंट शो करके जो है ना वो कैप्चर किया गया। तो 16/4/16 को मेरी गिरफ्तारी अमल में आई। उससे पहले जो मेरे दीगर फार्मों पे जो नुमाइंदगी करने वाले साथी थे उनको वक्तन जो है ना उनको कैप्चर किया गया, उठा लिया, फिर और उठा के जेलों में भेज दिया कि इसकी जो स्ट्रेंथ खत्म की जाए। और एट लास्ट फिर मेरी गिरफ्तारी इस जवाब से अमल में आई कि 17 अप्रैल 2016 को जो है किसानों का आलमी दिन मनाने के लिए हमने एक इवेंट का जो है वो इनकाद किया था। उस इवेंट को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की तरफ से हमें एक लेटर जारी हुआ कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है इसकी रूह से आप लोग जो हैं ये जो वो जलसा मुनक्किद नहीं कर सकते, तो आप इसको जो है ना वो मुनक्किद कराने से बाज रहें। तो चूँकि वो पब्लिक एक्टिविटी थी, पूरा मन था और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। हमने कहा कि ये इवेंट तो हमने करना है, ये किसानों का आलमी दिन है, इसको हमने मनाना है। तो फिर इन्होंने
एक दिन पहले जो है वो 40-50 पुलिस की गाड़ियों के जरिए जो है वो मेरे घर पे दावा बोला और मुझे वहाँ से उठा के जो है ये ले गए। और ये पहली जो मेरी नज़रबंदी उन्होंने आर्जी नज़रबंदी की, वो कसोवाल थाना था साहिवाल के एरिए में। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेयर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आखिरी ब्रेक में आके मैं डिस्कस करूंगा तहरीक इंसाफ ही क्यों। बिकॉज पीपल्स पार्टी में एक बंदा रह चुका है जो आज़ाद इतना अच्छा वोट बैंक लेके थ्रू आउट अपने पॉलिटिकल करियर में आ रहा है। आई थिंक उनको सियासी जमात की जरूरत तो नहीं होगी, हाँ सियासी जमात को इस तरह के उम्मीदवारों की जरूरत जरूर होती है कि जिनका अपना भी वोट बैंक अच्छा खासा हो और साथ टिकट का तड़का लगे तो एक सीट सिक्योर हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मेयर अब्दुल सत्तार साहब का पॉलिटिकल करियर और उनकी सारी स्ट्रगल जो है वो एक शो में डेफिनेटली इट कैन नॉट बी कवर्ड, ये एक लेंथ, क्योंकि इसमें हर चैप्टर जो इनकी जिंदगी का है ना पॉलिटिकल स्ट्रगल का, और उससे पहले जो फार्म्स वाला इशू है, आई थिंक इसके ऊपर लातादाद शोज भी किए जाए तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एवरी सिंगल डे ऑल दीज ईयर्स वाज अ ह्यूज स्ट्रगल। अच्छा मेयर साहब, गिरफ्तारी पे आ जाते हैं आपकी कि जी गिरफ्तार आपको वहां से कर लिया गया, वहां पे उसके बाद कस्सोवाल में रखा गया, कस्सोवाल थाना में रखा गया। और जब अवामी एग्रेशन को ये दबाने में कामयाब हो गए और वो डिफ्यूज़ कर दी इन्होंने एक्टिविटी जो थी, अवामी एक्टिविटी थी गिरफ्तारी के हक में, तो फिर इन्होंने मुझे वहाँ से उठाया तो हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया 16 MPO के तहत। आगे से वो हाई सिक्योरिटी जेल वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये हमारे मुतलका नहीं है, ये नज़रबंदी जो है ये सेंट्रल जेल में ले जाए। तो अभी वो मुझे वापस लेके जा रहे थे वो कस्सोवाल थाना, तो रास्ते में फिर फ़ोन आ गया कि वो ऊपर बात होगी तो इसको आप जाएं वहाँ पे जमा करवा दें। तो फिर ये मुझे मगरब से मगरब के बाद जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल की इंतज़ामिया के हवाले किया और उन्होंने मुझे फिर लेते वक्त सर पे हुड डाला, हाथों पे कड़ियाँ लगाई। और एक बड़ी मशहूर फोटो भी है आपकी, एक वो दाढ़ी बड़ी हुई है और वो उस नज़रबंदी के दौर की है। अच्छा, टॉर्चर भी करते रहे उसमें, तशद्दुद का निशाना? बस ये कैद तन्हाई सबसे बड़ा टॉर्चर है। हाँ, तो कितनी देर आप कह रहे तन्हाई में रहे? कैद तन्हाई में मैं 20 माह रहा हूँ। 20 माह, बिल्कुल कल्ला, कोई बंदरी जात नहीं। अल्लाह अकबर। इमेजिन उनका जो पनिशमेंट ब्लॉक है ना, जिसमें जेल में जो कैदी को कसूरवार ठहराते हैं और फिर सजा के तौर पे वहाँ पे बंद करते हैं, मैं उस कसूरी ब्लॉक का बगैर किसी कसूर के मेजबान था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वहाँ पे फिर रात का वक्त था, फिर जाके इन्होंने मुझे एक सजाए मौत के सेल में जो है वो छोड़ दिया, मेरा हुड उतारा। अच्छा, इस पे सेल पे मुझे याद आ गया, मरियम नवाज साहब भी बात करती है, कोठड़ी में मुझे रखा जहाँ पे उनको नाइट सूट भी मिल जाता था, मोबाइल फोन भी मिल जाता था, आपको भी सारी सहूलियात मिली? देखें जी, हमें तो नजरबंदी में भी कैदी वर्दी पहनाई गई जो कि प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कन्विक्शन के बगैर वो जो जिंदा लोगों का कफन है ना, वो कोई भी जो है ना वो जेल की इंतजामिया जो है ना वो नहीं पहना सकती। तो हमें नज़रबंदी में भी वो जिंदा लोगों का कफन पहनाया गया जिसको कैदी वर्दी कहते हैं, और अभी तक आपका जुर्म साबित नहीं हुआ। और मैं बताता हूँ आपको, फिर 1.5 माह की जो है वो 16 MPO की नज़रबंदी जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, तो 11 टटराई जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुश्तबा अफराद के खिलाफ लगाते हैं, फिर उसमें मेरा रिमांड ले लिया, वहाँ से निकलवाया और दहशतगर्दी कोर्ट में पेश करके मेरा 1 माह का 3 दफ़ा रिमांड लिया। 3 माह की वो नज़रबंदी जो थी वो भी मैंने हाई सिक्योरिटी जेल में काटी और कैदी वर्दी में काटी और कैद तन्हाई में काटी, और खुराकी मसाइल का भी सामना हुआ। और हाँ, वो आपका वेट भी उस फोटो में देखे तो बहुत कम, उस वक्त जो थी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी, हेल्थ के मसाइल भी शुरू हो गए और कैद तन्हाई के असरात भी मुरतब हुए, और फिर JIT की तफ्तीशें भी उस दौरान होती रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कोई ताल्लुक साबित हो गया था वो आपका तो रॉ का कुछ? मसाल है कि राई का पहाड़ तो बनते देखा है, तो राई के बगैर जो पहाड़ बना था उसमें सदाकत नहीं थी, इसलिए कोई ऐसा इल्ज़ाम जो मुझ पे लगाए गए थे वो साबित ना हो सका। और मेरी नज़रबंदी 4.5 माह के बाद ख़त्म हुई, फिर मुझे वहाँ से जो है वो
निकलवाया और जो 36 मुकदमात थे उसमें फिर मुख्तलिफ थानों में रिमांड पे रखा। 1 माह जो है वो थानों में रिमांड में गुजारा और फिर मुझे 30 सितंबर 2016 को जो है 29 को मेरी नज़रबंदी ख़त्म हुई, 29 अगस्त 2016 को 4.5 माह के बाद फिर वहाँ से रिमांड पे गया, दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर में पेश किया और वहाँ से मेरी जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में जो रिमांड लिए गए और फिर 1 माह के बाद 30 सितंबर 2016 को मुझे उकाड़ा जेल जुडिशल कर दिया। आगे से फिर बहुत सारे जो चैलेंजेस का सामना था, तो फिर मैंने अपनी जगह पे अपना उम्मीदवार जो है वो मुतारफ़ करवाया चौधरी अब्दुल्ला ताहर की सूरत में। ओके। तो सजा के फौरी बाद फिर जब मुझे अब्दुल्ला ताहिर साहब से आपका क्या ताल्लुक? अब्दुल्ला ताहर मेरे 2013 का जो मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा उससे 10-12 दिन पहले जो है वो उन्होंने मेरी हमायत का ऐलान किया पॉलिटिकली और इलेक्शन तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा ना 18 के जब पीपल्स पार्टी के नहीं 18 वाला इलेक्शन तो उन्होंने जो लड़ा 18 वाला इलेक्शन जो था वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा। अब आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। तो मैंने फिर जाते वक्त जेल जाते वक्त कड़ियों में एक बयान दिया था, वीडियो बयान, कि ये मेयर अब्दुस्तार का उम्मीदवार है और मेयर अब्दुस्तार का मुकाबला जो है वो यावर जमान के साथ है। तो मेरे जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जितने भी मेरे अब्दुल्ला को हाँ जी मजदूर और किसान मज़ारीन सब जो हैं वो इसको भरपूर वोट करें और कामयाब बनाएं और ये कामयाबी जो है वो मेरी कामयाबी शुमार होगी। तो लोगों ने उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और एक ऐसा उम्मीदवार जिसका पहले कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, सुना था पहले, अभी भी खैर इतना सुनते तो नहीं है, वो मेयर अब्दुस्तार का उम्मीदवार बन के लड़ा और लोगों ने उसको ऑनर किया और अच्छा मैंडेट दे के 52,246 वोट जो है उसको कास्ट हुए और 2600 वोटों का जो फ़र्क था जिससे वो इलेक्शन जो है वो लूज हुआ। तो इस तरह से फिर अब मौजूदा सूरत तहरीक इंसाफ में आने का फैसला क्यों किया? तहरीक इंसाफ में आने का फैसला इसलिए किया कि हम 22 साल से एक मुआशी तहरीक चला रहे थे और जो अभी तक माशी हकूक़ की वो तहरीक जो है वो लोगों के घरों में उसके समराज जो हैं वो जा रहे हैं। तो मुआशी तहरीक चलाने वाले लोग जो हैं उन्हें पता है कि तहरीकों में क्या मसाइल होते हैं और तहरीकों से क्या नताइज आते हैं और तहरीकों के क्या असरात मुरतब होते हैं। एक मखसूस खित्ते पर जो है अगर मुआशी तहरीक चल सकती है और लोगों के जो मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं और उन्हें एक तसल्लुत से जो है वो आज़ादी मिल सकती है, तो पाकिस्तान की सतह पर जो सियासी तहरीक चल रही है और जिसको इमरान खान साहब चला रहे हैं, तो इस सियासी तहरीक से जो है वो पूरे मुल्क के लोगों के हालात भी तब्दील हो सकते हैं, उनको भी मुआशी इस्तेहकाम पे खड़ा किया जा सकता है और उनको भी ज़िंदगी की बुनियादी जो सहूलतें मिल सकती हैं अगर ये फरसूदा सियासी निज़ाम जो है इसको तब्दील किया जाए और सियासी तहरीक चला के जो है ना वो तब्दीली अमल में लाई जाए। और हमारा भी यही बयानिया था कि ग़ुलामी किसी महल्ले के चौधरी की हो, किसी गांव के चौधरी की हो या किसी इलाके के चौधरी की हो या किसी अदारे में किसी साहब की हो, वो ग़ुलामी जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। हम भी इंसान हैं और हमारे साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाए और जो हमारी ड्यू रिस्पेक्ट है उसका ख्याल किया जाए और जो हमारे माशी हकूक हैं वो हमें मिलने। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, अब्दुल्ला ताहिर भी तहरीक इंसाफ में है। जी, अब्दुल्ला ताहिर भी तहरीक इंसाफ में। ये तो बिल्कुल डीएक्टिव हो गए थे ना कि 18 के इलेक्शन के बाद मैंने कभी इनका नहीं सुना, कोई पोस्ट कोई डिजिटल मीडिया पे पहले नजर आ जाती थी, कहीं पे इस बंदे का नाम नहीं देखा हमने। बस ये चाहिए तो था कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता। हाँ, अब लोगों को हल्के में शिकायत हैं और जब मैं 12 सितंबर 2020 को रिहा हुआ तो ये तो बीच में मुझे लगता है अब्दुल्ला ताहिर को थोड़ा सा जब प्रेशर आया तो ये नून लीग के हक में पोस्टें भी लगाते रहते थे। ये एक लंबी दास्तान है, उसमें फिर क्या क्या हुआ ये तफसील अब बताना शुरू कर अभी मौजूदा उनका असल मकसद से वो हटने वाली बात है। उनका तहरीक इंसाफ है, तो मौजूदा स्टेटस उनका तहरीक इंसाफ है
और लोग जो हैं वो जब मैं असीरी में था तो तब भी मेरे पास जाते थे कि हमने आप लोगों को वोट किए हैं, तो अब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो अब हम कहाँ जाएं। तो मैं फिर उन्हें तसल्लियाँ भी देता था और रिहाई के बाद फिर यकीन दहानी भी कराता था कि आप लोगों के लिए मेरी वही खिदमात होंगी जो मैं जेल जाने से पहले देता था। तो 12 सितंबर 2020 को मैं रिहा हुआ, मेरी रिहाई अमल में आई और हजारों की तादाद में लोगों ने मेरा वालहाना अब कहानी क्या है, क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर ने 18 के इलेक्शन लड़े, तहरीक इंसाफ के डॉक्यूमेंट्स में उनका उम्मीदवार रहा है वो, अब आपने भी ज्वाइन कर लिया है। वहां पे मैंने सुना है कि अब्दुल्ला ताहिर के पास कुछ 4 पैसे भी हैं, कोई काम शाम का रोजगार का मामला ठीक है शरीफ आदमी के, तो उनके पास एक तरफ फाइनेंस भी है। आप मजारीन की तहरीक को लीड करते आ रहे हैं, आपका वोटर मेरे जैसा गरीब आदमी है, पैसे नहीं थे टिकट कितों लबेगा, पैसे नहीं थे कोई इलेक्शन कितों लड़ोगे। देखिए ये अपने अपने ज़रफ की बात है। जब मेरा इम्तिहान था तो मैंने ज़रफ का मुजाहरा किया, मैंने कहा कि दोस्त कीमती हैं, सियासत जो है ना वो इतना जो है ना मैटर नहीं करती। और मैंने फिर आपकी जब ज्वाइनिंग हुई तहरीक इंसाफ में, नहीं टिकट मैं पहले अभी की बात कर, जब ज्वाइनिंग हुई तो टिकट एंड ऑल दैट के मैटर्स डिस्कस हुए आपके? एक्चुअली ज्वाइनिंग में फिर अपना मौक़िफ़ पेश किया जाता है और फिर अच्छा गुमान भी रखा जाता है और डेड श्योर के हम वहाँ पे एक वोट बैंक रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का तो वोट बैंक होगा, वहाँ पर मेयर अब्दुस्तार का अपना ज़ाती वोट बैंक है। कुछ लोग जो है वो सरमाए के बलबूते पर जो सियासत करने के अज़ाइम रखते हैं, लेकिन हम तहरीकी लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, तो नज़रियाती लोग जो हैं वो उनकी नज़र में रुपए पैसे की अहमियत नहीं होती, वो लोगों को जो है ना अपना सरमाया समझते हैं। तो जिन उम्मीदवारों को सरमाया उनके लोग होते हैं, उन्हें ना तो रुपए पैसे की फिक्र होती है और ना उन्हें जो है ना वो वोट जो है ना वो खरीदने पड़ते हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत लोगों में शुमार होता हूँ कि हल्के के लोग जो है वो मुझे वोट भी देते हैं और मेरी अपनी गिरह से सपोर्ट भी करते हैं, और जो मेरा पिछला पॉलिटिकल कैरियर है वो लोगों के तावन से जो है ना वो परवान चढ़ा है। आखिरी सवाल मेरा, वक्त पहले खत्म हो गया हुआ था, कि लॉन्ग मार्च आज का कॉल करें खान साहब, कल करें, परसों कॉल करें, आपकी तरीकों में हमने देखा 10, 20, 30 हज़ार बंदा आप इकट्ठा करते रहे। लॉन्ग मार्च में शिरकत और कितना बंदा इकट्ठा कर सकते? अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल गुजरने के बाद 12 सितंबर 22 को मेरी रिहाई हुई, 12 सितंबर 2020 को 2 साल मैंने मेहनत की, हल्के के लोगों में जाके दोबारा जो है उनकी खुशियों गमियों में शामिल हुआ, उनसे इंटरेक्शन कायम की और फिर उसका इवेंट मुनक़द किया, जश्न आज़ादी 14 अगस्त जो है मनाने के लिए। अब उसमें हज़ारों की तादाद में जो लोगों की शमूलियत थी, शिरकत थी, वो मेयर अब्दुस्सत्तार पर एतमाद का इजहार थी। तो अगर वो जश्न आज़ादी रैली में मेयर अब्दुस्सत्तार की काल पर हज़ारों की तादाद में लोग आ सकते हैं, तो ये तो एक सियासी तहरीक है। इमरान खान का वोट भी है, इस मुल्क का हर शहरी जो है इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हमने शमूलियत के बाद जब सेलिब्रेशन किए तो तब भी हमने ये बरमला ऐलान किया है कि खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम जौक दर जौक उसमें शिरकत करेंगे। 10,000 बंदा कर लूँगा, और इससे भी ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच। तो अब जो ये इज़हार तशक्कुर जो 2022 के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें खान साहब की 6 सीटों पर कामयाबी, ये भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो तब्दीली लाने के लिए खान साहब के साथ खड़े हैं और हम भी खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि वो सियासी तहरीक के जो हैं वो मूजद भी हैं और सियासी तहरीक के कायद भी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, मेयर अब्दुस्सत्तार जैसे लोग और वो लोग जो उठकर मेहनत करके ऊपर आते हैं, मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुनिया में कामयाबी का वाहिद जरिया मेहनत है, इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता और मैं बिलीव नहीं करता किसी रास्ते के ऊपर। यही लोग जब ऊपर आते हैं तो ये आम आदमी का दर्द समझते हैं, क्योंकि ये खुद उस हाउस होल्ड से, उस सोशल कल्चर से, उस सोशल सिस्टम से उठ के एलिवेट होते हैं कि ये आम आदमी का दर्द समझ सकते हैं। जब तक आप पेन किसी बंदे की फील नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज क्या कर सकते हैं, आप उसका हल क्या निकालेंगे। मेयर अब्दुस्सत्तार मेरे नजदीक व्हाट आई वुड हैव टू से कि बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं किसी भी हल्के से,
और इनका सियासी कद इतना नहीं है, ये इस कद के सियासी वर्कर या लीडर नहीं है इनको एक हल्के के ऊपर कर दिया जाए कि आपको फलां हल्के में से इलेक्शन लड़ना चाहिए। आई थिंक मेहर अब्दुल सत्तार किसी तारुफ के, किसी भी जिम्मेदारों के मज़ारों में बात करेंगे बैठ के, तो मेहर अब्दुल सत्तार किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहरहाल आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या फैसला करती है, और अगर मेहर अब्दुल सत्तार ने पीटीआई ज्वाइन की है तो ऑब्वियसली कोई फ्यूचर देखकर ज्वाइन की होगी। उसमें एक चीज जो टेक्निकल चीज है, फाइनेंसेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन बहुत सारे कद या बहुत सारे नाम इस तरह के होते हैं कि फाइनेंस वहां पर आकर बहुत छोटा हो जाता है। एंड मेहर अब्दुल सत्तार इज वन ऑफ दोज नेम्स के जहां पर आकर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होगी। ये एक बाइक के ऊपर भी निकलेंगे कैंपेन करते हुए तो इनके जो हजारों मज़ारीन हैं वो इनके पीछे पीछे होंगे। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि मेहर अब्दुल सत्तार जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान की सियासत में आए जो आम आदमी हो, जो आम आदमी का दर्द समझे और कल को उसके मदावे के लिए कुछ कर सके। अल्लाह हाफिज।